रोहित की प्रेमिका रागिनी उससे उम्र में बड़ी थी और निचली जाति की भी। बड़ी मुश्किलों से उनकी शादी हुई, पर ससुराल में रागिनी को ज़्यादा इज्जत नहीं मिली। बाद में वह ऑफिस में भी तरक्की करती रह गई, तो रोहित को यह बेहद खटकने लगी। उसने एक प्लान के तहत रागिनी से शादी की थी। क्या था वह प्लान? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। लखनऊ शहर के बाहरी छोर पर बना हुआ यह एक ओपन एयर रेस्टोरेंट था। ओपन एयर यानी सब कुछ खुला हुआ, यहाँ तक कि किचन में बनने वाली डिश को भी ग्राहक अपनी आंखों के सामने देख सकता था। रेस्टोरेंट के बीच में अमलतास का एक पेड़ था, जिसके पीले रंग के फूल अपनी छटा बिखेर रहे थे। इस पेड़ के चारों तरफ कुर्सियों और टेबलों को सजाया गया था, और किनारे की क्यारियों में देशी विदेशी फूल लगे हुए थे। एक किनारे पर आर्टिफिशियल झरना बना हुआ था, जिससे गिरता हुआ पानी आंखों को सुकून देता था। कभी कभी जब हवा का झोंका आता तो मिले जुले फूलों की खुशबू फैल जाती। तब यहाँ बैठे प्रेमी जोड़ों का मन और भी रुमानी हो उठता था। रोहित और रागिनी ने किनारे वाली टेबल चुनी थी, और दोनों अपने लिए मनपसंद चीज़ों का ऑर्डर भी दे चुके थे। उनके यहाँ आने का मकसद सिर्फ टेस्टी खाना ही नहीं था, बल्कि अपने भविष्य के बारे में संजीदा बातें भी करना था। रोहित और रागिनी दोनों एक ही न्यूज़ चैनल खबर तक में काम करते थे। रोहित एसोसिएट प्रोड्यूसर था, जबकि रागिनी न्यूज़ रिपोर्टर थी। साथ काम करते करते कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला, और दोनों एक दूसरे के प्यार को 4 साल तक ईमानदारी की कसौटी पर जांचते परखते रहे। और फिर जब दोनों ने समझ लिया कि उनके प्यार का रंग पक्का है, जिस पर पानी की कोई बौछार असर नहीं डालेगी, तब उन दोनों ने शादी के बंधन में बंध जाने का फैसला कर लिया। पर रोहित और रागिनी के लिए शादी की राह इतनी आसान नहीं हो जाने वाली थी। रोहित अभी 25 साल का था और रागिनी 27 साल की। उन दोनों का अलग अलग जाति से होना भी समस्या था, क्योंकि रोहित ब्राह्मण कुल से था, जबकि रागिनी लोहार जाति की थी। रोहित साधारण मिडिल क्लास परिवार का था। उसके परिवार वालों ने रोहित को पढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिया था, जिसे वे कई सालों तक चुकाते रहे थे। दूसरी तरफ रागिनी मिर्जापुर के एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। रागिनी के पापा एक मैकेनिकल वर्कशॉप चलाते थे, और तकरीबन 15 लोगों का स्टाफ था उनकी वर्कशॉप पर, और इसी के सामने उनका आलीशान मकान बना हुआ था। रोहित और रागिनी दोनों जानते थे कि दूसरी जाति में शादी करना अब भी उतना आसान नहीं है, पर रागिनी बहुत आशावादी लड़की थी। उसका मानना था कि अच्छा सोचने से अच्छा होता है, जबकि रोहित पर नेगेटिव सोच हावी रहती थी, क्योंकि जिस परिवार से वह ताल्लुक़ रखता था, वह परिवार भी छोटी सोच से अभी तक ऊपर नहीं उठ पाया था। हालांकि रागिनी और रोहित ने जब शादी करने का फैसला किया, तो उसके बाद से रागिनी अक्सर ही रोहित की माँ से रोहित के दोस्त की हैसियत से फ़ोन पर बात किया करती थी और उनका हालचाल लिया करती थी। रोहित की माँ भी बड़े प्यार से रागिनी से बातें करती थी, पर तब तक ही जब तक उन्हें यह नहीं पता चला कि उनका बेटा रागिनी से शादी करना चाहता है। क्या अब उस लोहारिन से शादी करेगा तू? हमारा धन नष्ट कराएगा? तू नीच जाति की लड़की को घर लाएगा? बम फूट गया था जैसे रोहित के घर में, और कई बार बेटे और माता पिता में शादी को लेकर तीखी बहस भी हुई। मिर्जापुर में जब रागिनी ने फोन पर अपने माँ बाप को उसकी उम्र से छोटे और एक ब्राह्मण लड़के से शादी की बात बताई, तो उसे भी नाराजगी और गुस्सा ही झेलना पड़ा था। रागिनी के माँ बाप ने खूब खरी खोटी सुनाई। उन्हें लोहार जाति का होने पर कोई अफसोस नहीं था, और इसलिए वे लोग चाहते थे कि रागिनी अपनी जाति वाले किसी लड़के से ही शादी करे। ब्राह्मण जाति का लड़का उन्हें बिल्कुल लुभा नहीं रहा था, पर रागिनी अपने मन और रोहित के प्यार के आगे मजबूर थी। सो उसने अपने घर में साफ कह दिया था कि रोहित के अलावा वह किसी और से शादी नहीं करेगी। तो क्या तुम अपनी ब्राह्मण सास से अपने लिए लोहारिन और छोटी जाति जैसे शब्द सुन पाओगी? रागिनी की माँ ने कहा। तो रागिनी ने बदले जमाने के और नई सोच का हवाला देते हुए कहा, आप लोग अपने मन से कहानियां मत बनाओ। जहाँ तक रोहित के घर वालों की बात है, तो रोहित उन्हें मना लेगा, पर पहले आप लोग तो मान जाओ। रोहित ने भी अपने घर में अल्टीमेटम दे दिया कि अगर उसकी शादी रागिनी से नहीं होगी तो वह खुदकुशी कर लेगा। उसकी बात सुनकर माँ बाप दोनों सन्न रह गए, और बेटे की इस बात ने उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। दोनों परिवार आपस में मिले। उन लोगों की मुलाकात के समय काफ़ी तनाव का माहौल था, पर दोनों परिवार ही अपने बच्चों की जिद के आगे मजबूर थे। इसलिए तमाम जद्दोजहद और उठापटक के बाद बड़े बेमन से दोनों तरफ से शादी के लिए हाँ कर दी गई।
लेकिन रोहित के माँ बाप चाहते थे कि शादी के कार्ड पर लड़की के नाम के आगे विश्वकर्मा की जगह शर्मा लिखवा दिया जाता तो ठीक रहता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में एक ब्राह्मण वर्ग शर्मा नामक सरनेम का इस्तेमाल करता है, जिससे ब्राह्मण परिवार की साख बनी रहती और रिश्तेदारी में लड़की के लुहार होने की बात दब जाती। पर अपना सरनेम बदला जाना रागिनी के माँ बाप को कतई मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर रोहित ने भी नाराजगी जताई, तो रोहित की शादीशुदा बहन रोमी ने बीच का रास्ता बताया कि वे लोग दो तरह के कार्ड छपवाएं। एक पर विश्वकर्मा सरनेम हो, जो लड़की वालों का रियल सरनेम है, इसलिए वे कार्ड उन्हें दिखा दिया जाए। जबकि जो कार्ड उन्हें अपनी रिश्तेदारी में बांटने हैं, उस पर वे लोग शर्मा सरनेम डलवा दें और इस कार्ड की भनक लड़की वालों को ना दी जाए। बहन की इस सलाह पर अमल किया गया, उसे बड़ी चालाकी से अंजाम दिया गया। शादी के कर्मकांड में भी कई रुकावटें आई, पर रोहित के पापा सब बातों को सुलझे दिमाग से संभालते गए और रागिनी और रोहित की शादी हो गई। रोहित और रागिनी की शादी के बाद रोहित के पुश्तैनी घर यानी मनमीत नगर जाना था, जो नोएडा से तकरीबन 550 किलोमीटर की दूरी पर तराई इलाके में बसा हुआ था। रागिनी ने कार में बैठे बैठे ही रोहित के मकान पर नजर डाली, जो एक छोटा सा साधारण मकान था। अंदर जाकर देखने पर भी घर और घर के लोग सामान्य से ही लगे, पर इससे रागिनी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे तो कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद वापस नोएडा अपने 3 BHK के फ्लैट में जाना था, जिसे रोहित ने किराए पर ले रखा था। पहले पहल ही रागिनी का स्वागत अच्छा नहीं हुआ। उसको लंबा घूंघट न करने के लिए डांट पड़ी और किचन में घुसने को मना कर दिया गया, जबकि रागिनी पहले से ही इन बातों के लिए तैयार थी। रागिनी किसी आदर्श बहू की तरह रोज सुबह 5 बजे जाग जाती और घर का झाड़ू पोछा करने के बाद नहाती, फिर नाश्ते की तैयारी करने लगती, जबकि घर के सभी लोग तब तक सोते ही रहते। सास के जागने के बाद वह उन्हें रात की भीगी हुई मेथी का पानी देती और ससुर को अंकुरित स्प्राउट, जबकि देवर का नाश्ता रोज बदल कर देने का फरमान था सास का। सो देवर के लिए रोज इंटरनेट से देखकर नया नाश्ता बना देती। ये चावल किसने पकाए हैं? जरूरी जरूर रागिनी भाभी ने पकाए होंगे। किचन में ननद की आवाज़ गूंज रही थी, पर रागिनी ने बिना सब्र खोए कहा, दीदी अगर आपको दूसरे चावल खाने हैं तो मैं दोबारा पका देती हूँ। इस बात के बदले में ननद से कुछ ना बोला गया। वह किचन से बाहर पैर पटकती चली गई। जब तक रागिनी अपने ससुराल में रही, तब तक कोई ऐसा दिन नहीं रहा होगा कि उसके काम में कोई कमी ना निकाली गई हो। पर फिर भी रागिनी अपनी जबान को दांतों तले दबाई रही और किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। आज रागिनी और रोहित को नोएडा अपने काम पर लौटना था, इसलिए रागिनी किसी विजेता की तरह नोएडा वापस जा रही थी। दोनों ने वापस आकर ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अपनी शादी से पहले रागिनी ने कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले के दौरान तमाम खतरों के बीच जाकर बहुत शानदार रिपोर्टिंग की थी। आज काम पर लौटते ही उसके क्रिएटिव हेड ने अपने कैबिन में बुलाकर उसे शादी की बधाई देने के बाद शाबाशी दी और साथ ही उसकी बेहतर और बेबाक रिपोर्टिंग के लिए उसे न्यूज़ स्टार नामक अवार्ड मिलने की बधाई भी दी। रागिनी ने तुरंत यह बात बताने के लिए रोहित को फ़ोन लगाया, तो उसने फ़ोन काट दिया। उसकी किसी गलती पर बॉस ने उसे डांटा था। शाम को भी वह अनमना सा था। यह सब होता रहता है, रागिनी ने कहा, तो रोहित को बुरा लग गया। तुम्हें तो अवार्ड दिया जा रहा है, इसलिए तुम खुश हो? रोहित ने झल्लाते हुए कहा। रोहित का यह रूप देखकर रागिनी ने शांत हो जाना ही ठीक समझा। अगले 2-3 दिन तक घर का माहौल काफी बोझिल सा रहा। अगले दिन रोहित ने रागिनी से अपनी मंशा जाहिर कर दी कि उनके फ्लैट का किराया बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना वे कोई फ्लैट खरीद लें। रागिनी को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। रोहित और रागिनी ने अपने अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर बने शालीमार अपार्टमेंट्स में एक फ्लैट बुक कर लिया और 50% रकम का भुगतान करके बाकी पैसों की मासिक किस्त बनवा ली। रागिनी ने अपनी सैलरी से ईएमआई का पेमेंट करना स्वीकार कर लिया था। कुछ ही दिनों बाद ही रागिनी ने अंबेडकर नगर में जाकर गरीब बच्चों के दुख दर्द को सामने लाने के लिए रिपोर्टिंग की, जिसकी खूब तारीफ हुई और अब स्टाफ के लोगों को लगने लगा था कि हो न हो बहुत जल्दी ही रागिनी को उसके लगातार अच्छे काम के लिए प्रमोशन दिया जाएगा। और हुआ भी वही। रागिनी को प्रमोट कर दिया गया, जबकि रोहित का साधारण सा इंक्रीमेंट हो गया था। शाम को जब रोहित घर आया तो चाय पीते समय काफी गुस्से में लग रहा था और बॉस और मैनेजमेंट के भेदभाव वाले रवैये के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। कहीं ना कहीं रोहित के मुंह से यह बात भी निकल गई कि रागिनी का अवार्ड और प्रमोशन उसके लड़की होने के चलते है, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत सारी चीजें पाना आसान हो जाता है। बॉस लोग लड़कियों लड़कियों को पसंद करते हैं,
उन्हें आगे बढ़ाने के लिए से उनका भी उल्लू सीधा होता है। उल्लू सीधा होने से क्या मतलब है रोहित? तुम भी मेहनत करो, तुम भी आगे बढ़ सकोगे। रागिनी का सब्र जवाब दे गया था, इसलिए उसने सवाल किया, अरे यह बात तुम अच्छी तरह समझती हो। अब भला उस अंबेडकर नगर वाली रिपोर्टिंग में तो ऐसी कोई खास बात नहीं थी जिसके लिए वाही वाही की जाए। पर आजकल तो दलित जाति के लिए दो हमदर्दी भरे शब्द बोलकर कोई भी लाइमलाइट में आ सकता है। रोहित गुस्से में बक रहा था। कितना जहर भरा था रोहित के मन में और उसकी बातों में, यह रागिनी को अब धीरे धीरे पता चल रहा था। पर उसके पास रोहित के इस बर्ताव पर सिर्फ अवाक और दुखी होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। 4 महीने बीत चुके थे और इन्हीं खट्टी मीठी बातों के बीच रागिनी को पता चला कि वह पेट से है। तुरंत ही उसने यह खबर रोहित को सुनाई। बाप बनने की खबर सुनकर रोहित भी खुशी से फूला नहीं समाया और रागिनी ने जल्दी ही अपनी माँ को फोन लगाकर यह खुशखबरी सुना दी। माँ ने ढेर सारी सावधानियां रखने की ताकीद करनी शुरू कर दी, जबकि अभी तो रागिनी का पेट से होना शुरुआती दौर में था। 7 महीने हो गए और अब रागिनी को ऑफिस से मैटरनिटी लीव लेकर घर पर ही रहना था। एक दिन रागिनी ने कहा, सासू माँ यहाँ आ जाती तो ठीक रहता। इस बात पर रोहित ने भी रजामंदी जताई और अपनी माँ को नोएडा आकर रहने को कहा, पर उसे अपनी माँ की तरफ से कड़वे शब्द ही सुनने को मिले। तो तू क्या चाहता है कि अब मैं आकर तेरी बीवी की सेवा करूं और जब उसका बच्चा हो तो नौकरानी की तरह काम करूं? रोहित समझ गया कि उसकी माँ नोएडा नहीं आएगी, इसलिए उसने रागिनी से मिर्जापुर से अपनी माँ को ही बुला लाने को कहा। रागिनी ने अपनी माँ को बुला लिया और उसकी माँ ने आते ही किचन और रागिनी की देखभाल का जिम्मा संभाल लिया। समय आने पर रागिनी ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। रोहित बहुत खुश हुआ, पर उसकी माँ और पापा की तरफ से कड़वे शब्द ही आए। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। ऊंची कुल की लड़की से शादी करता तो लड़का पैदा होता, इसने तो लड़की पैदा करके रख दी है और करो नीची जाति की लड़की में शादी। रोहित को अपने माँ बाप से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, पर अब तो रागिनी से शादी करके वह भी जैसे परेशान हो रहा था। ऑफिस में रागिनी का बढ़ता हुआ कद और फिर लड़की पैदा होने पर अपने घर वालों द्वारा कोसे जाने से तो रोहित परेशान था ही कि इसी समय एक और घटना घट गई। रागिनी के चचेरे भाई हर्ष का उसकी पत्नी से घरेलू विवाद के चलते तलाक हो गया, जिसके चलते रागिनी परेशान थी। तो रोहित ने कहा, तलाक के मामले हम लोगों में बहुत कम होते हैं, जबकि तुम लोगों में तो बात बात पे तलाक हो जाता है। रोहित की इस बात पर रागिनी ने ऐतराज जताते हुए हम लोग और तुम लोग जैसे शब्दों का मतलब पूछा, जिस पर रोहित ने हम लोग का मतलब ऊंची जाति और तुम लोग का मतलब नीची जाति बताया। रागिनी को समझ में आ रहा था कि रोहित भले ही अच्छी नौकरी कर रहा था, देखने में भी अच्छा था, पर उसकी सोच बहुत छोटी थी और वह उस सोच से ऊपर भी नहीं बढ़ पा रहा था। न जाने कितनी बार रागिनी ने रोहित से कहा कि अगर उसे ऑफिस में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो उसे किसी दूसरे चैनल में नौकरी करनी चाहिए, पर रोहित तो जहाँ था वहीं पड़े रहना चाहता था। उल्टे रागिनी से कि ये बातें उसे बुरी लग जाती थी, वह उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। 2 दिन बाद रागिनी का बर्थडे था। रागिनी बहुत खुश थी, पर रोहित के चेहरे पर खुशी का कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि उसने बेमन से रागिनी को विश जरूर किया था और ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को रोहित जल्दी नहीं आया तो पूछने पर उसने बताया कि वे ऑफिस में बिजी है। रोहित रात के 10 बजे घर आया, उसने और शराब पी हुई थी। वह सीधा अपने कमरे में चला गया। इसके अलावा उसके इस बर्ताव पर रागिनी का सब्र जवाब दे गया। रागिनी ने रोहित से बात शुरू की, मैंने तो अपनी जाति और अपनी उम्र नहीं छिपाई थी। तुम्हारे परिवार से जो भी दर्द मिला वह भी मैंने सब हंस कर सहा। बस शादी के बाद तुम्हारे बर्ताव और प्यार में जमीन आसमान का फर्क क्यों आया? रागिनी आज सब कुछ साफ कर लेना चाहती थी। रोहित ने भी लड़खड़ाती जबान में उसे जवाब दिया, दरअसल तुमसे शादी करना मेरा एक कैलकुलेशन था। कैसा कैलकुलेशन? रागिनी ने पूछा, जिसके बदले में रोहित ने जो बताया उसे सुनकर रागिनी चौंक गई थी। रोहित ने नशे की झांक में रागिनी को बताया कि उसने रागिनी से शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि आमतौर पर उस जैसी अमीर लड़की से उसकी शादी नहीं हो पाती। वह नोएडा में कभी अपना फ्लैट नहीं खरीद पाता। मतलब रोहित ने रागिनी के परिवार के रुतबे और पैसे को देखते हुए सोचा समझा जाल बिछाया और रागिनी से शादी की। रागिनी की समझ में आ रहा था कि उसने रोहित से शादी करके भारी भूल कर दी है। उसने तो रोहित से प्यार किया था, पर रोहित ने उसे अपना झूठा चेहरा ही दिखाया था। लेकिन आज रोहित शराब के नशे में था, इसलिए ना चाहते हुए उसकी जबान चल रही थी। और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है। मुझे तुम्हारे उस कलीग आशु पर शक है। आखिर वह भी तो छोटी जाति का ही है। रोहित ने यह बात कहकर एक हिचकी ली, पर उसके इन शब्दों ने मानो रागिनी के कानों में पिघला शीशा उड़ेल दिया था। उसे लगा कि अपने गुस्से को संभालने में उसके शरीर का सारा जोर लगा जा रहा है। रागिनी के नथुने फड़कने लगे थे और पीछे खड़ी उसकी माँ की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे तुमको समझने में भूल हो गई। रागिनी यह कहते हुए उठ खड़ी हुई थी। अगली सुबह ही रागिनी ने रोहित के खिलाफ घरेलू हिंसा और दिमागी तौर पर परेशान करने का केस दायर कर दिया और रोहित के पास तलाक के कागजात भिजवा दिए। पहले तो रोहित ने इस बात को हल्के में लिया, पर जब उसे लगातार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े और केस और वकीलों का खर्चा उठाना पड़ा, तो उसकी जेब जवाब देने लगी। अभी तो उसे रागिनी का खर्चा देना था और अपनी बेटी को हर महीने तय रकम भी देनी थी, और अब तो उसके हाथ से उसका फ्लैट भी निकल जाएगा। रोहित ने रागिनी से माफ़ी मांगकर समझौता करना चाहा, पर रागिनी अपने फैसले पर अडिग थी। मैंने तुम्हें समझने में पहली बार तो भूल कर दी थी, पर दूसरी बार भूल नहीं करूंगी। बड़ी मुश्किल से दूसरा मौका मिला है अपनी जिंदगी को संवारने का। रागिनी के चेहरे पर कठोर भाव थी। रागिनी ने ठीक मौके पर रोहित को पहचान लिया था, जिसने प्रेम का जाल सिर्फ इसलिए फैलाया ताकि रागिनी जैसी अमीर लड़की को अपनी पत्नी बनाकर उसके पैसे पर ऐश कर सके। दोस्तों, जाति और ऊंच नीच के ढेर में पड़े हुए रोहित को तलाक देकर रागिनी ने खुद की जिंदगी का को दूसरा मौका दिया था। ये थी आज की कहानी। कैसी लगी जरूर बताएं। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।